प्राइम नून एट 1 में मैं हूं आपके साथ आयुषी तिवारी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली बार ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी ने एआर मीर और अन्य के खिलाफ लेह, जम्मू और सोनीपत में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इन सभी पर हजारों निवेशकों से फर्जी मुद्रा में पैसे निवेश कराने और इसके बदले कोई आर्थिक लाभ या मुद्रा वापस नहीं देने का आरोप है। इन आरोपियों ने इमोलेंट कॉइन में निवेशकों से निवेश कराया था। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दर्ज कई एफआईआर से जुड़ा है। और अभी कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां करना कुपवाड़ा में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुपवाड़ा के करना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सड़क हादसा हो गया है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांदरबल के बटवीना गांव में बिजली का झटका लगने से 25 साल के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स घायल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि बटवीना गांव में 2 लोगों को बिजली का झटका लगा और घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक दुखी खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ज़िला गांदरबल के एक 25 साला शख्स की बिजली करंट लगने से मौत वाक़या हो गई है। बताया जा रहा है कि गांदरबल के बटवीना इलाके में एक कार वर्कशॉप में वो काम कर रहे थे। 2 अफराद काम कर रहे थे। इन द मीन टाइम इनको वहाँ पे करंट लगा और करंट लगने से एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है और एक शख्स ज़ख्मी है। इस वक्त सुंबल के हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। CHC सुंबल में दोनों को लाया गया है और यहाँ पे डॉक्टर्स ने एक को मुर्दा करार दिया है और एक शख्स का इलाज जारी है। और इस तरह से बटवीना गांदरबल के ये 2 अफराद वर्कशॉप में काम कर रहे थे और वहाँ पे इनको करंट लगा, जिसके बाद एक शख्स की मौत वाक़या हो गई। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा के सुंबल से मैं साजिद रसूल। पुंछ जिले में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिन में जंगलों को खंगालने और रात को नाके लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध पुंछ में प्रवेश न कर पाए। न्यूज़ 18 ने कल देर रात पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। उधर पुंछ जिला विकास उपायुक्त यासीन एम चौधरी श्री अमरनाथ मंदिर का दौरा किया और मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 7 अगस्त से शुरू हो रही यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। संबंधित अधिकारियों को यात्रा संबंधित तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर हाथे में मौजूद हैं। एक मीटिंग और एक मुआयना किया गया यात्रा अरेंजमेंट्स के रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला जत्था 6 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग किस्म के इंतजाम, पर्टिकुलरली सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और मानसून वेदर का भी थोड़ा नोटिस रखते हुए कैसे हम एक स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी बना सकते हैं, उन सब फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा हुई है। 7 तारीख को जो पहला जत्था है यहाँ पुंछ में पहुँचेगा और यहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए वो जो जत्था है पुंछ से वो 8 तारीख को यहाँ पे आएगा और सुबह 8 बजे यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करेगा। इसके लिए माननीय DC साहब बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से पूरा जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि यात्रियों की सुविधा में किसी तरह की कोई कमी ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यात्री बढ़ चढ़ कर आएँ और यहाँ भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ ने संसद में पुंछ राजौरी को लेकर रेलवे कनेक्टिविटी का सवाल पूछा था। इसके जवाब में सरकार ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन मियां अल्ताफ जवाब से संतुष्ट नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मियां अल्ताफ ने कहा कि जल्द ही वो रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हें जमीनी सच्चाई के बारे में बताएंगे।
जम्मू से पुंछ रजौरी को जोड़ने के लिए एक सवाल पूछा गया था। मियां अल्ताफ जो जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से पूछा था। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपने जो ये सवाल पूछा था, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, रजौरी पुंछ जो है एक दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ अभी तक रेल की फैसिलिटी नहीं है जो बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। वो चाहे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या टूरिज़्म के हवाले से हो या उनके माशी हालत के हवाले से हो। तो उस सिलसिले में एक बड़ी पुरानी डिमांड है ये। तो मैंने एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट में, वो उन्होंने उसका रिटर्न में ही जवाब दिया है। डिस्कशन तो नहीं हुई उस पर, होती तो मैं बेहतर तरीके से रेलवे मिनिस्टर को एक्सप्लेन कर सकता। उन्होंने एक पुरानी सर्वे की बात की है जो जम्मू से पुंछ उन्होंने की है। मेरा उनसे ये कहना था कि इस वक्त रेलवे लाइन जो है वो रियासी तक चली गई है, जो आगे से कश्मीर को कनेक्ट करेगी। रियासी से रजौरी तक कोई 30 से 40 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा, रेलवे का रेलवे लाइन बनेगी। तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, इतना कोई बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है कि ये एक अगर नई सर्वे करें। जो पुरानी ये कहते हैं हमने जम्मू से पुंछ तक डायरेक्ट की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये मैं रेलवे मिनिस्टर को साहब को मिल के उनको एक नोट भी दूंगा और उनको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि मैं चाहता हूं कि रियासी से रजौरी डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट फेज़ में जोड़ा जाए, बाद में पुंछ को भी उसके साथ कनेक्ट किया जाए। तो लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हो सकती है और ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है उस पूरे रीजन की। तो उसी सिलसिले में मेरा क्वेश्चन था। अब मैं एक सवाल ये है कि अभी जो पोजीशन है, क्या उसमें जो फर्स्ट फेज है उसमें सिर्फ थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ाने से ये पूरा मसला हल हो जाएगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चीज़ें जो कनेक्टिविटी है वो बन जाएगी? नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तो मुझे लगता है कि अनकरीब रेलवे ट्रैक जो है वो मुकम्मल होने वाला है। इस वक्त रियासी से बारामूला को ये कनेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों में। फिर बिटवीन रियासी एंड कटरा कोई कुछ काम बाकी है किसी टनल में, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है, जो मेरी इत्तलात हैं। लेकिन रेलवे का महकमा यही कह रहा है कि हम अगले 2-3 महीने में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर डायरेक्टली ट्रेन को कश्मीर जाने के लिए मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। जो जवाब दिया गया, जाहिर है आप उससे मुतमईन नहीं है, तो क्या आप खुद रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, मैं उनको मिलूंगा, उनको मैं रियल सिचुएशन जो है वो बताऊंगा और उनको इस सिलसिले में एक बाकायदा नोट भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पार्टी यूटी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और रणनीति पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। इलेक्शन को लेकर जो बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक इत्तला दी कि जितने भी ट्रांसफर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होम डिस्ट्रिक्ट है सभी अफसरान का, उन्हें वहां से निकाला जाए। इसका संकेत ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। असेंबली इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो नए तरह से तश्कील दिए जा रहे हैं और 20 अगस्त तक फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पब्लिश होने की डेट है। ये एक प्रतिक्रिया होती है इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने शुरू की है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो जब भी इलेक्शंस का ऐलान करेगी, भाजपा तैयार है और भाजपा यहाँ पूर्ण बहुमत की 100% यहाँ पे सरकार बनाकर अपनी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कायम करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम 370 के एब्रोगेशन के साथ हुआ, उस एजेंडा को आगे लेकर विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करने में योगदान देगी। पार्लिमानी इंतखाबात की अगर बात करें, वहां बीजेपी थोड़ा कमजोर पड़ी, ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। क्या वजह रही होगी? किसने कहा?
जो आपने जितना दो सीटों में हम लड़े, दोनों हमने जीती। और तीसरी मैं बात, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। परफॉर्मेंस को लेके अगर बीजेपी की बात करें, वो तसल्ली बख्श नहीं रही। क्या कहेंगे इसके बारे में? 300 सीटें एनडीए को मिली, उससे बड़ी क्या तसल्ली हो सकती है? आने वाले इंतखाबात जो असेंबली के हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किस हिसाब से आप लोगों के पास? भाजपा ने जम्मू कश्मीर में एक बदलाव लाया है, एक नया जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ है, जिसमें हर तबके को, हर इलाके को बराबरी का हक मिला, हर एक को उसके हक और उसके जितने भी मसाइल हैं वो हल किए गए, और एक डेवलपमेंट का नया इतिहास और एक नया पन्ना लिखा गया। आज डेवलपमेंट अरूज पे है, अमन शांति कश्मीर में बहाल हुई। पिछले 5 साल में ना पत्थरबाजी, ना कोई पैलेट गन्स, ना कोई लाशें, और वहाँ पे एक टेररिज्म की जगह टूरिज्म आया। और आपने देखा अभी हाल ही में जो अमरनाथ यात्रा रिकॉर्ड लोग वहाँ अभी तक गए हैं, और एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी को बड़े सीरियसली लेकर सारा का सारा जो इकोसिस्टम था टेररिज्म का, उसको अटैक किया गया, और जम्मू कश्मीर में एक नई फिजा बनी। उसी फिजा को आगे लेते हुए, उसी मंसूबों को आगे लेते हुए भाजपा आगे चलेगी। और जब भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी, जो और कोई मसले हैं जो कि एक इलेक्टेड सरकार ही दूर कर सकती है, वो सरकार भाजपा की बनते ही महीने 1.5 महीने के अंदर वो भी मसले हल हो जाएंगे। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं बीजेपी के नेता तरुण ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही जो है वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की घोषणा एवं प्रबंधन चुनाव आयोग का दायित्व है, और चुनाव आयोग को ही उसको तय करना है। भाजपा एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है, उस नाते हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव का स्वागत भी करते हैं। और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फिल्म कॉन्क्लेव फिल्म निर्माण के लिए सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ मधुर भंडाकर, राहत काजमी सहित कई प्रतिनिधि फिल्मी हस्तियों ने की भागीदारी। कश्मीर घाटी में गर्मी और प्रदूषण के कारण मर रही मछलियां, गर्मी से पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मौत। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मिला तीसरा मेडल, 50 मीटर एयर राइफल में स्वप्निल को। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू संभाग में आतंकियों से लड़ने के लिए वीडीजी को नए हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने नए हथियार मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वीडीजी लंबे समय से नए हथियारों की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें वीडीजी को लेकर एक अहम डिसीजन लिया गया। हालांकि वीडीजी जो है विलेज डिफेंस गार्ड, इनकी काफी सालों से ऑटोमेटिक वेपन की डिमांड थी, लेकिन उस डिमांड को सरकार ने सुना। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वीडीजीज के मेंबर है, इन्हें ऑटोमेटिक वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब इन वीडीजीज को जल्द ही इनके हाथों में 303 की जगह ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक वेपन चलाए जाएंगे, ताकि जो आतंकी यहाँ पर हैं उनका सामना ये अच्छे से कर सके। क्योंकि इनकी काफी सालों से मांग थी कि जो 303 है वो चेंज हो और उसके जगह ऑटोमेटिक वेपन दी जाए। आप इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, क्या वेपन आप इन्हें सिखा रहे हैं, किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। प्लस हमको वीडीसी में कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। हमने आर्मी से भी ट्रेनिंग ली, पुलिस से भी ली। हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं, एसएसपी साहब का धन्यवाद करते हैं कि जो हर 6-7 महीने के बाद वीडीसी वालों को पुलिस के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके बाद इमरजेंसी हो, जब फायर की बारी आती है तो हम आर्मी के पास जाके फायर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम एसएसपी साहब और डीजी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उनके माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर हाई लेवल तक पहुंची। और हमको सुनने में आया और न्यूज़ में देखा कि हमारे कुछ वीडीसी मेंबरान को ऑटोमेटिक वेपन मिल गए और हमको भी शायद मिल सकते हैं।
और सरकार से दरख्वास्त ये है कि जब हम कहीं रात को एम्बुश वगैरह लगाते हैं, एम्बुश पुलिस के कहने पे ही लगाते हैं, हम जब कहीं हरकत होती है तो तब एम्बुश लगाने जाते हैं, तब हम 3-0 से ये उनका सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, हमारे पास 3-0 होती है, दिक्कत आ जाती है। तो जब हमारे पास एक ट्रुप में हूँ पुलिस की, हमको थोड़ी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम जाएं, पुलिस वाले 1-2 साथ हों, तो तब हम उनका डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो पहले कितनी मुश्किलात आपको आती थी इस 303 को लेकर? सर, हम एम्बुश लगा सकते हैं उनके खिलाफ, अलबत्ता जैसे फ्रंट पे आ गए तो उस टाइम हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होता है और हमारे पास 3-0 होती है, तो इससे सिंगल फायर होता है, क्योंकि बार बार इसको काक करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब जो ऑटोमेटिक वेपन आपको सौंपी जाएगी तो उससे आप पूरा मुकाबला कर सकते हैं? सर, बराबर मुकाबला कर सकते हैं। जैसे हमारे फ्रंट पे आ गए तो वो तो फिर किस्मत की बात है कि हमको गोली लगे उनको लगे, लेकिन हम उनका बराबर भागेंगे नहीं, उनको भगाएंगे, हम भाग नहीं सकते हैं। पहले आपके हाथों में 303 थी, लेकिन अब आपके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन दी जाएगी, तो कितना पहले आपको मुश्किलात का सामना उठाना करना पड़ता था, लेकिन अब जब ऑटोमेटिक वेपन दी जाएगी तो कितना आप आतंकवाद से लड़ सकते हैं? पूरा बराबर। अगर ऑटोमेटिक हथियार होगा तो हम बराबर मुकाबला कर सकते हैं। ठीक। तो अब जब कुछ दिन बाद आपको ऑटोमेटिक वेपन दी जाएगी तो किस तरह आप मुकाबला करेंगे? अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो डर नहीं लगता आपको? नहीं डर लग रहा है। आप महिलाएं हैं, आपको नहीं डर लगता जंगल में आप आतंकवाद के साथ लड़ने जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं लग रहा है डर। ठीक है। और भी कुछ महिलाएं, आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाल ही जो ऑटोमेटिक वेपन आपको दी जाएगी, तो किस तरह से आप ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं? हम ट्रेनिंग अच्छे से ले रहे हैं। हमारे पास 3-0 हथियार है, इससे हमको डर लगता है। तो हमें जब सलाह दी जाएगी हम पूरे तरीके से उनका सामना करेंगे सर। कब से आप इस वीडीजी में हैं? सर, हमको ज्वाइन किए 1 मंथ हुआ है। तो काफ़ी घने जंगल है, तो आपको डर नहीं लगेगा इन जंगल में जाने से? सर, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, डर नहीं लगता। काफ़ी सालों से आपकी मांग थी ऑटोमेटिक वेपन के लिए, तो सरकार ने जब आपकी मांग सुनी तो क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि होम मिनिस्ट्री ने इस पर सहमति दे दी है ऑटोमेटिक वेपन की, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि अमेरिकन वेपन है दुश्मन के पास, आधुनिक हथियार है वो, तो हमें इससे थोड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि इस हथियार से एक समय में एक ही राउंड फायर होता है। तो इसके साथ साथ मैं सरकार तक एक और भी पूरी वीडीसी की तरफ से एक उनका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा अपनी तरफ, कि हम लोगों को 4,000 रुपये सैलरी मिल रही है। देखिए, आप देख भी रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि सारे लोग नौजवान हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार वेपन के साथ साथ हमारा इकोनॉमिकली भी हमें थोड़ा स्ट्रांग करे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमने भी बच्चों को पढ़ाना है, हमारे भी कई शौक होते हैं, और ना तो अब कंडीशन भी वैसी है कि ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई कमाई कर सकता है, और यहाँ पहाड़ों में देख रहे हैं आप, यहाँ पर तो कोई कमाई का जरिया ही नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम 500 रुपये दिन प्रति एक वीडीसी मेंबर को मिले, कम से कम 500 रुपये दिन। हम चाहते हैं कि यदि 500 रुपये दिन हर एक वीडीसी मेंबर को मिले, तो ये मैं आपको सरकार को भी आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे वीर लोग हैं कि आप देखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर यहाँ जो हमारे एरिया में ये आतंकवाद पनप रहा है, ये साफ होगा। वीडीजी है, यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और भी कुछ यहाँ पर सर किस तरह से इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देरीना मांग आपकी सुनी, क्योंकि मिलिटेंसी का जो यहाँ पर खिते जम्मू की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी अहम रोल आप लोगों का रहा है, तो अब जाकर आपके पास भी ऑटोमेटिक वेपन आ रहा है, तो किस तरह से आप अब मुकाबला करेंगे? अच्छे से मुकाबला करेंगे। ऑटोमेटिक वेपन अगर हमारे पास होगा हम बढ़िया से मुकाबला करेंगे, और हमारी सरकार से यही मतलब उम्मीद रखते हैं कि हमारी सैलरी भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सब गरीब लोग हैं। दिहाड़ी हमारी सैलरी अगर हमारी 10-12 हज़ार तक होगी तो हमें घर की फिक्र नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं,
सब लोग बेचारे गरीब है। तो आपने सुना कि इन लोगों का यही कहना है कि जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद का सामना ये पूरी दिन रात करेंगे, ताकि यहाँ पर जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करे उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। पुलवामा ब्लॉक के कई गांवों का कचरा पुलवामा जिले के अरगाम और सोना सामल इलाकों के बीच सासा आकरा नाले के किनारे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये नाला कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनवाए गए सेग्रेशन शेड और कंपोजिट पिट अभी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, जिसके कारण कूड़ा नाले में फेंका जा रहा है और इस वजह से नाले का पानी और आसपास का माहौल प्रदूषित हो गया है। अरेगाम और सोना सामल के लोगों में काफी चिंता है। उन्होंने डीसी पुलवामा से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। इसकी जो एक कलेक्शन होगी प्रॉपर, जब तक ये पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से पूरा डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, रिसाइकलिंग नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक कंसेप्ट है, प्रोग्राम है कि ये कामयाब होगा। क्योंकि अगर हम वेस्टेज को कलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना है या रिसाइकलिंग करना है, पहले हमें साइंटिफिक तरीके से उस पर पूरा जो हमारा जो फोकस वो उस पर रहेगा कि उसके बाद जो एक वेस्टेज की एक प्रॉपर कलेक्शन होगी, उसके बाद सेग्रीगेशन शेडों तक लिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बन रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और जब तक वो भी तैयार नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि गाँव की जो वेस्टेज है अगर हम एक जगह जमा करेंगे दूसरी जगह फेंकेंगे तो। कठुआ में अघोषित बिजली की कटौती को लेकर गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नेशनल हाईवे पर जम्मू पठानकोट को बंद कर दिया। गांव वालों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बिजली विभाग से समस्या जल्द हल करने की अपील की है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 4 बार इनके दफ्तर में गए, फिर इनके पावर हाउस में गए, आखिर हम कब तक इनका देन देंगे? बिल इतना डाल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट जो है इतना बिल डाल रहे हैं, और बिजली हमारे खरोट की गुल की है। हमारे खरोट की बिजली इन्होंने रात को भी पूरी रात हम अंधेरे में हमारा खरोट ने काटी है। हम एक्शन और जेई को पूछना चाहेंगे और एडब्ल्यू को और डी को भी पूछना चाहेंगे कि जनाब किसको पूछ के हमारी खरोट मोड से लाइट काट के आपने हटली मोड में की, इस बात का जवाब दें। इन्हें खरोट स्टेशन एक ग्रिड स्टेशन इत्थे लग्या पे, चलो खरोट की थोड़ी इत्थे सहूलत हो के बिजली आऊग। ये जदों दा लगे दा इन्हें क्या किया भी चिंगरोड का जो सुपरवाइजर है उन्हें दा कनैक्शन कट्टिए चिंगरोड की करी दी और खरोट वाली लाइन बखरी कर दी। रोज 3 दिन खंभा टुटता रहता है को इंडस्ट्री एरिए को। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। इनके किराए देखो जो इसलिए लै रहे हैं 1000 1500 गरीब आदमी ने किराया कुछ देना। ये पहले इन्हें पूछना चाहिए भी तुम किराया तो ले सकते हो। और अभी कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करना कुपवाड़ा में सड़क हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। टिटवाल में यह हादसा हुआ है। करना कुपवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। टिटवाल में यह हादसा हुआ है। कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करना कुपवाड़ा में सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। टिटवाल में ये हादसा हुआ है। हादसे की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कुपवाड़ा के टिटवाल में यह हादसा हुआ है। लद्दाख शून्य उत्सर्जन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन ईंधन पर बसों को चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 30 जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली रखी गई थी। ये हम लोग ने ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है, जो हमारी एनटीपीसी जो देश की सबसे भारतरत्न कंपनी है,
बिजली उत्पादन और बाकी सब उसके बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो हमने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और LAHDC के साथ MOU किया था, जिसमें कि हम लद्दाख में वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। देश में जो है एक ये पहला प्रयास है, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 या 21 में लाल किले से बोला था कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो वो उसमें से ये एक बहुत बड़ा और एक यूनिक प्रयास है ये जो है। और ऑलमोस्ट अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन पे ही है। तो चेकिंग, कमीशनिंग, टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं तकनीकी टर्म में जो है, तो ऑलरेडी वो चल रहा है हमारा। तो होपफुली जो है हमारा जो है 31 अगस्त तक, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग, और फर्स्ट वीक मैक्सिमम तक जो है हम लोग इनॉग्रेशन कर देंगे। और जल्दी ही आप देखेंगे कि लेह में जो है ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।